Hello, good morning. Myself Roshan Narendra Kamanwar from Department of Microbiology, Santaji Mahavidyalaya, Nagpur. In syllabus of BSc third year semester 5, इन्फेक्शियस माइक्रोबायोलॉजी जो आपका सिलेबस है इसमें अपन अलग अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने अलग अलग टर्मिनोलॉजी पढ़ा था, एपिडेमोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ डिसीज। ठीक है, तो इन केस ऑफ स्टेजेस ऑफ डिसीज सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है डिसीज के बारे में आपको पता होना। डिसीज क्या है या किस कंडीशन को आप डिसीज बोल सकते हो। ठीक है, तो डिसीज जो है ये डिसीज आप कौन से कंडीशन को बोलोगे तो उसका भी एक डेफिनेशन है। तो डिसीज किसको बोला जाए, तो डिसीज जो है, डिसीज इज एनी कंडीशन इन विच normal structure and function of the body are damaged or impaired। तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है बॉडी का, तो नॉर्मल फंक्शनिंग अगर डिस्टर्ब होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग अगर आपका डिस्टेबलाइज होता है, डैमेज होता है, इम्पेयर्ड होता है, तो उस कंडीशन को अपन डिसीज बोल सकते हैं। ठीक है, बट डिसीज जो है आपका, ये डिसीज आप फिजिकल इंजरीज को नहीं बोल सकते। ठीक है या फिजिकल डिसेबिलिटीज जो है इसको आप डिसीज नहीं बोल सकते। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अगर फिजिकल डिसेबिलिटीज आती है तो उसको अपन डिसीज में क्लासिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, बट अगर आप पोलियो के कारण अगर फिजिकल वहाँ पे डिसेबिलिटीज आ रही है या डेवलप हो रही है आफ्टर बर्थ, तो उसको आप डिसीज बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीज जो है, ये डिसीज टर्म को आपको अच्छे से पहले क्लियर करना है। तो डिसीज जो टर्म है, ये डिसीज टर्म आप फिजिकल इंजरीज और डिसेबिलिटीज को नहीं बोल सकते। कब, अगर वो बाय बर्थ, अगर ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अगर वहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटीज आ रही है तो उसको आप डिसीज नहीं बोल सकते। डिसीज आप कौन से कंडीशन को बोले, कौन से फिजिकल डिसेबिलिटीज को बोलोगे, अगर कोई तो भी पैथोजन, फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस के कारण अगर वहाँ पे आपका फिजिकल डिसेबिलिटीज वाला कंडीशन आता है तो उसको आप डिसीज बोल सकते हो। ठीक है, बट आपका जो डिसीज है इसके नंबर ऑफ कॉजेज होते हैं, तो सेवरल कॉजेज फॉर डिसीज। तो फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट होता है इन्फेक्शन बाय पैथोजन। पैथोजन से अगर इन्फेक्शन होता है तो आप उसको डिसीज बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीज का ये पहला कॉज हो गया। सेकेंड कॉज क्या है, जेनेटिक कॉज। मतलब अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल होस्ट के अंदर में कोई तो भी जीन में म्यूटेशन हुआ है। अब म्यूटेशन कौन से जीन में हुआ है, तो म्यूटेशन आपके सेल साइकिल वाले जीन में हुआ है। अगर म्यूटेशन सेल साइकिल वाले जीन में अगर होता है और उसके कारण अगर ट्यूमर डेवलप होता है, कैंसर डेवलप होता है, तो वो भी आपका एक कॉज हो सकता है डिसीज के लिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस इन्वायरमेंटल कॉज। तो अगर पैथोजन के अलावा भी अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन आपकी खराब है, वेदर अगर आपका खराब हो जाता है, तो वो भी आपके डिसीज डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, और आपका सबसे लास्ट जो है, ये लास्ट है इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब पैथोजन जो है ये हमेशा इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेंगे। अगर पैथोजन होस्ट बॉडी के ऊपर डोमिनेंट होता है, मतलब वो होस्ट इम्यून सिस्टम के साथ में फाइट करेगा और फाइट में अगर वो जीत जाता है तो अपन बोलेंगे कि वो इन्फेक्शन करेगा। बट अगर इन्वायरमेंट की अगर अपन बात करते हो तो इन्वायरमेंट में, एयर में, आपके सराउंडिंग में नंबर ऑफ पैथोजेंस होते हैं, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिसीज डेवलप नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ नॉर्मल होस्ट, आपका अगर कोई भी इन्वायरमेंटल पैथोजन बॉडी में अगर एंटर करता है तो वो उस होस्ट में डिसीज तो डेवलप नहीं कर सकता। बट अगर कुछ होस्ट ऐसे होते हैं जिनका इम्यून रिस्पॉन्स जो है
ये इनएप्रोप्रिएट होता है, ये अच्छे से काम नहीं कर सकता है, उनके अंदर में इम्यूनोडिफिशियंसी होती है, तो उस केस में नॉर्मल पैथोजन भी आपके होस्ट के अंदर में डिसीज डेवलप कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे इन्फेक्शन बाय पैथोजन जेनेटिक कॉज हो सकता है, या इन्वायरमेंटल कॉज हो सकता है, या फिर इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स आपके होस्ट डिसीज डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट, जब भी हम डिसीज की बात करते हैं तो डिसीज को एक्सप्लेन किया जाता है या स्टडी किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे अगर आप कोई भी डिसीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेन करने का मतलब क्या कि कोई भी डॉक्टर के पास में जब आप जाते हो कि आपको डिसीज हुआ है या नहीं हुआ, या फिर इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, जैसे अपन रिसेंट अभी बात करते अभी अपन बात करते कोविड-19 की। अगर आपको कोरोना वायरस का अगर इन्फेक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस का अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो उस केस में आप डॉक्टर के पास में जब जाओगे तो डॉक्टर आपको सबसे पहले साइन पूछेगा, सिम्टम पूछेगा। बट साइन क्या होता है और सिम्टम क्या होता है, साइन का मतलब क्या और सिम्टम का मतलब क्या, ये डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया तो आप डिसीज को अच्छे से क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास में जाएंगे। क्यों डॉक्टर के पास में जा रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है कि हमें कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है। बट कोरोना का इन्फेक्शन जो है ये हुआ है, ये कौन से साइन से या सिम्टम से आपको पता चलता है? तो सबसे पहले साइन होता है टेम्परेचर। अगर आपको बुखार आया है तो इसका मतलब आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। आपको कोल्ड हुआ है, ठीक है, आपको कफ हुआ है, तो उस केस में भी आप बोल सकते हो कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है। आपको सर दर्द हो रहा है, ठीक है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो ये भी आप इस कंडीशन में भी आप बोल सकते हो कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, आपको कोविड हुआ है, ठीक है। बट ये जो मैंने जो भी कंडीशंस बताए, टेम्परेचर, कोल्ड, कफ, या फिर चेस्ट में पेन होना, सर दर्द होना, ठीक है, तो ये सब जो कंडीशंस है, इसमें से कौन से साइन हैं और कौन से सिम्टम्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो एन इन्फेक्शन इज द सक्सेसफुल कॉलोनाइजेशन ऑफ होस्ट बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन्फेक्शन अगर किसी भी पैथोजन का हुआ है तो उसका मतलब क्या, तो पैथोजन आपके बॉडी में एंटर हुआ है, एंटर होने के बाद में उसने आपके होस्ट के अंदर में क्या बनाया है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट उसको मिल गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो एंटर तो हुआ, उसके बाद में उसने आपके होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म के अगेंस्ट फाइट भी की, और फाइनली उसको ऐसा कंडीशन मिल गया जो उसके ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए फेवरेबल है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे उस कंडीशन में, इन्फेक्शन इज द सक्सेसफुल कॉलोनाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन इन दी होस्ट बॉडी। तो यहाँ पे सक्सेसफुल कॉलोनाइजेशन आप तब बोलोगे जब वो आपकी बॉडी में एंटर करने के बाद में मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर रहा है, तब आप बोलोगे कि आपका जो होस्ट है उसको क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, infection can lead to disease which cause sign and symptoms resulting in a deviation from the normal structure or functioning of the host। तो डिसीज को हमने क्या बोला है कि डिसीज आप कब बोलोगे, जब नॉर्मल फंक्शनिंग जो है ये आपके होस्ट का डिस्टर्ब हो जाता है। नॉर्मल फंक्शनिंग अगर होस्ट का अगर डिस्टर्ब होता है तो उस कंडीशन को अपन डिसीज बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सक्सेसफुल कॉलोनाइजेशन होना चाहिए, पैथोजन का मतलब इन्फेक्शन होना चाहिए। इन्फेक्शन होने के बाद में आपका जो होस्ट इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट में फाइट करना स्टार्ट करेगा और फाइनली डेवलप करेगा साइन एंड सिम्टम्स। और जब तक साइन एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं होते तब तक आप नहीं बोल सकते कि आपको क्या हुआ है, डिसीज हुआ है। तो इन्फेक्शन होना अलग, डिसीज डेवलप होना अलग। इन्फेक्शन आपको हुआ है ये आपको पता नहीं होता, बट जब
डिसीज होता है तब आपको ये पता चलता है कि आपको डिसीज हुआ है। तो इन्फेक्शन अलग, डिसीज अलग। इन्फेक्शन आपका प्राइमरी स्टेज है जहाँ पे साइन और सिम्टम्स डेवलप नहीं होते, बट इन्फेक्शन होने के बाद में जब साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो गया, मतलब पैथोजन का नंबर आपके बॉडी में बढ़ गया, उसके बाद में साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होंगे, और साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होने के बाद में ही आप बोल सकते हो कि आपको क्या हुआ है, डिसीज हुआ है। तो साइन एंड सिम्टम्स डिसीज को स्टडी करने के लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज आर नोन एज पैथोजन। तो ये अपन ने पहले टर्म एक्सप्लेन किया है कि पैथोजन मतलब क्या, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी में या होस्ट में क्या डेवलप करते हैं, डिसीज डेवलप करते हैं। द साइन ऑफ डिसीज आर ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल, इसका मतलब क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल मतलब, ऑब्जेक्टिव मतलब आपका जो डॉक्टर है वो ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। तो जो भी डॉक्टर है या क्लिनिशियन है, ये आपके साइन को क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, वो पहचान सकता है। मतलब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बुखार हुआ है, राइट। तो आपको बुखार हुआ है या आपका टेम्परेचर बढ़ गया है, फीवर आया है, तो ये डॉक्टर पता लगा लेता है या उसको पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको खांसी है, ये भी डॉक्टर को पता चलता है क्योंकि वो उसको दिख रहा है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। आपके बॉडी पे लेजन आ गया तो वो भी आप, वो डॉक्टर देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, साइन बोलेंगे। मेजरेबल मतलब टेम्परेचर कितना है, वो उसको मेजर कर सकता है, कितना डिग्री आपको टेम्परेचर आया है वो उसको मेजर कर सकता है। तो साइन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब ऑब्जर्वेबल होता है, और मेजरेबल होता है, मतलब उसको डॉक्टर मेजर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में वाइटल साइन विच आर यूज टू मेजर द बॉडी बेसिक फंक्शन इंक्लूड। तो कौन से बॉडी फंक्शन, कौन से आपके साइन जो है ये आपके बॉडी के बेसिक फंक्शन को मेजर करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये नॉर्मली होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फेरॉन। जैसे अभी अपन बोलते हैं कि जो आपका टेम्परेचर है, या आप अगर कॉलेज में आए होंगे तो कॉलेज में हमारे पास में क्या होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिवाइस है, ठीक है। तो ये डिवाइस जो है ये टेम्परेचर फेरॉन में बता रहा है, आप उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट नॉर्मली टेम्परेचर जो है क्लिनिशियन या डॉक्टर जो है फेरॉन में ही यहाँ पे मेजर करते हैं। तो 98.6 डिग्री अगर इतना आपका टेम्परेचर है नॉर्मल है, बट अगर वो 99, 100, 101, 102, अगर 99 के ऊपर वो अगर जा रहा है तो इसका मतलब आपको फीवर हुआ है, आपको इन्फेक्शन हुआ है, या अभी के कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि आपको कोविड हो सकता है अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा है तो, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर अपन मेजर कर सकते हैं। हार्ट रेट को भी अपन मेजर कर सकते हैं। तो हार्ट रेट जो है ये 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। तो आपका जो हार्ट रेट है, ये हार्ट रेट जो रहेगा ये भी आपका अपन कंसीडर कर सकते हैं पर्टिकुलर डिसीज़ को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो किसी का हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है, किसी का हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो वो भी आपका साइन होता है पर्टिकुलर डिसीज़ का। उसके बाद में ब्रीदिंग रेट या ब्लड प्रेशर आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो ब्रीदिंग रेट जो है, ये ब्रीदिंग रेट भी डॉक्टर ऑब्जर्व कर सकता है। उसके बाद में ब्लड प्रेशर भी डॉक्टर ऑब्जर्व कर सकता है। तो इसका मतलब ये जितने भी हमने वाइटल साइंस लिखे हैं ये सब साइंस डॉक्टर ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, चेंजेस इन एनी बॉडीज वाइटल साइन में बी इंडिकेटिव ऑफ डिसीज। तो कोई भी वाइटल साइन जो है इसमें अगर आपके चेंजेस हुए, मतलब चेंजेस का मतलब क्या, नॉर्मल जो कंडीशन या नॉर्मल जो रेंज था उसके वो बाहर चला गया है, नॉर्मल रेंज के अगर बाहर गया है साइन, तो इसका मतलब वो डिसीज उस होस्ट को हो सकता है या हुआ होगा, उसके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो वो इंडिकेट करता है पर्टिकुलर डिसीज को। फॉर एग्जांपल फीवर जो है
ये फीवर आपका नॉर्मल होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस, अगर ये बढ़ता है तो अपन क्या बोलेंगे कि इसको कोई तो भी इन्फेक्शन हुआ है। इन एडिशन टू चेंजेस द वाइटल साइन, अदर ऑब्जर्वेबल कंडीशंस में बी कंसिडर्ड साइन ऑफ डिसीज, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी अगर किसी भी होस्ट में प्रेजेंट है तो वो भी आप साइन कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व, ये भी ऑब्जर्वेबल कंडीशन है, बट ये ऑब्जर्व डॉक्टर बाहर से नहीं कर सकता, इसको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। आपका ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा, ब्लड सैंपल लेने के बाद में अपन उसका सीरम निकालेंगे, सीरम निकालने के बाद में उस सीरम में पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में कितना एंटीबॉडी है वो इंडिकेट करता है पर्टिकुलर डिसीज के कंडीशन को। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, टाइफाइड जो है इसके लिए विडाल टेस्ट हम करते हैं। विडाल टेस्ट जो है ये टाइफाइड के लिए किया जाता है, मतलब साल्मोनेला टाइफी जो है इसके इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। अगर विडाल टेस्ट में अगर आप टेस्ट ट्यूब टेस्ट अगर करते हो तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइटर वैल्यू होता है। टाइटर वैल्यू जो है ये आपका 1:80 के ऊपर अगर आपका आता है, टाइटर वैल्यू क्या है कि हम टाइटर वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब लेंगे और नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब लेने के बाद में हम सीरम को डाइल्यूट करेंगे। तो डाइल्यूशन में 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, इन दिस में आप डाइल्यूशन करते जाओगे। इसमें आप सीरम का डाइल्यूशन करने के बाद ये टेस्ट ट्यूब में आप एंटीजन डालोगे, एंटीजन ऐड करने के बाद एंटीजन आपका रिएक्ट होगा एंटीबॉडी के साथ में। तो एंटीबॉडी कहाँ पे है, आपके सीरम में। एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होने के बाद में एग्लूटिनेशन दिखेगा आपको, और एग्लूटिनेशन जो है ये एग्लूटिनेशन अगर वहाँ पे होता है ट्यूब में तो सबसे लास्ट वाली ट्यूब को देखा जाता है जिसमें आपको एग्लूटिनेशन देख रहा है। अगर फॉर एग्जांपल जो आपकी लास्ट ट्यूब है जिसमें एग्लूटिनेशन दिख रहा है वो 1:160 है, तो 1:160 मतलब हो गया ये 1/160। इसका रेसिप्रोकल अगर आप लोगे तो टाइटर वैल्यू का डेफिनेशन क्या होता है, हाईएस्ट डाइल्यूशन that reciprocal of highest dilution that gives positive agglutination reaction। मतलब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा 160, तो टाइटर वैल्यू हो गया आपका 160, और 160 वाला डाइल्यूशन जो है ये आपको एग्लूटिनेशन दे रहा है। ये अगर आपको एग्लूटिनेशन दे रहा है इसका मतलब क्या, इतना डाइल्यूशन करने के बाद में भी वहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, मतलब आपको इन्फेक्शन हुआ है। नॉर्मल जो वैल्यू है ये नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे कंसिडर की जाती है 1:180। 1:180 का मतलब ये आपका नॉर्मल रेंज है टाइटर वैल्यू का, और इसके आगे अगर टाइटर वैल्यू जाता है तो उस होस्ट में इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी जो है इसका अमाउंट अगर बढ़ता है, एंटीबॉडीज़ का वैल्यू अगर बढ़ जाता है आपके सीरम में तो भी वो एक ऑब्जर्वेबल कंडीशन होती है डिसीज़ को स्टडी करने की, ठीक है। तो साइन मतलब आपको समझ में आ गया होगा, साइन मतलब होता है कि ऐसा कंडीशन जिसको डॉक्टर क्लिनिशियन जो है ये ऑब्जर्व कर सकता है और उसको मेजर भी कर सकता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, साइन इज ऑब्जर्वेबल या फिर ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल, ठीक है। तो however it is important to note that the presence of antibody is not always a sign of an active disease। तो मैंने ये बोला था कि एंटीबॉडी तो हमारे बॉडी में रहेगी। अगर आप टाइफाइड का वैक्सीनेशन करते हो, आप अगर कोविड का वैक्सीनेशन भी अगर करोगे तो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज रहने वाली है, क्योंकि वैक्सीनेशन करना इसका मतलब आपके होस्ट इम्यून सिस्टम को आप कोविड के अगेंस्ट में, कोरोना के अगेंस्ट में डेवलप करने जा रहे हो। उसके अगेंस्ट में डेवलप करना मतलब आप अपनी बॉडी में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके लिए हम वैक्सीनेशन करते हो। तो एंटीबॉडी पहले से आपके बॉडी में प्रेजेंट है, टाइफाइड की एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट है,
जैसे टाइटर वैल्यू मैंने बोला 1:80 है ना। तो कोरोना का वैक्सीनेशन करोगे तो उसका भी कुछ ना कुछ टाइटर वैल्यू रहेगा। तो उसका नॉर्मल टाइटर वैल्यू से अगर वैल्यू अगर आपकी बढ़ जाती है तो अपन बोलते हैं कि हाँ इसको डबल से इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो इस केस में ये आपका एंटीबॉडी होना इसका मतलब ये डिसीज़ नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन में भी आपके बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या है, तो आपका जो सिम्टम है, सिम्टम्स क्या होता है, तो सिम्टम्स जो है ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये क्या होता है, सब्जेक्टिव, और ये नॉन मेजरेबल होता है। अभी तो फिलहाल के अपना टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है कि कुछ सिम्टम जो है इसको अपन मेजर भी कर सकते हैं। एक रेंज होता है, एक स्केल होता है, उस स्केल में अपन उसको मेजर कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट उसको कौन से यूनिट में लिया जाए या एग्जैक्ट वैल्यू अपन वहाँ पे नहीं निकाल सकते, है ना। तो सिम्टम जो है इसको अपन सब्जेक्टिव ही बोलेंगे और ये आपका मेजरेबल नहीं होता है। तो सिम्टम्स आर फेल्ड और एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट ओनली। उसको सिर्फ कौन एक्सपीरियंस कर सकता है, पेशेंट। जिसको सिम्टम, जिसको इन्फेक्शन हुआ है वही सिम्टम्स को बता सकता है। डॉक्टर सिम्टम्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता, मेजर नहीं कर सकता, ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो कोई भी पेशेंट को अगर इन्फेक्शन हुआ है और उसके सिम्टम्स अगर डेवलप हुए तो सिम्टम्स कौन बता सकता है, सिर्फ पेशेंट बता सकता है। तो सिम्टम्स क्या है, डॉक्टर क्या ऑब्जर्व नहीं कर सकता, डॉक्टर आपका सर दर्द जो है इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, डॉक्टर आपका पेट दर्द हुआ है उसको भी ऑब्जर्व नहीं कर सकता, चेस्ट में आपको पेन हो रहा है ये भी डॉक्टर ऑब्जर्व नहीं कर सकता, आपको जॉइंट में पेन हो रहा है ये भी डॉक्टर ऑब्जर्व नहीं कर सकता, आपको इचिंग हो रही है ये भी डॉक्टर ऑब्जर्व नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसे जो भी कंडीशंस है जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन के कारण डेवलप हुए हैं उसको डॉक्टर ऑब्जर्व नहीं कर सकता, बट उसको सिर्फ पेशेंट ही एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको बोला जाता है सिम्टम्स, ठीक है ना। तो सिम्टम जो है इसमें नेक्स्ट अगर अपन बात करते तो सिम्टम्स आर इम्पोर्टेंट टू कंसिडर व्हेन डायग्नोसिंग डिसीज बट दे आर सब्जेक्ट टू मेमोरी बायस एंड आर डिफिकल्ट टू मेजर। ये मैंने पहले से ही बताया है, ठीक है, कि डॉक्टर इसको मेजर नहीं कर सकता। और एग्जांपल क्या है सिम्टम्स के, तो नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन, तो अलग अलग कंडीशन बता मैंने पेन की, है ना। तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे, सिम्टम्स बोलेंगे। सम क्लिनिकल अटेम्प्ट्स टू क्वांटिफाई सिम्टम्स बाय आस्किंग पेशेंट टू असाइन ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू देयर सिम्टम्स। तो मैंने जैसे बोला कि एक पर्टिकुलर स्केल होती है कि आपको पेन कितना हो रहा है, तो वो स्केल में उसको रखा जाता है, बट यहाँ पे अपन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो अलग अलग यहाँ पे टेक्निक डेवलप हुए हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपके सिम्टम्स को मेजर कर सकते हो, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मेजर करके नहीं दे सकता या डॉक्टर उसको डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकता। A specific group of sign and symptoms characteristics of particular disease called as syndrome, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर डिसीज का जो है ये पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स स्पेसिफिक होते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर डिसीज एंड देन इट इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। मेनी सिंड्रोम जो है आपके यहाँ पे अपने यहाँ पे अलग अलग सिंड्रोम के नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म है साइटोपेनिया। साइटोपेनिया, पेनिया जो है इसका मतलब होता है रिडक्शन, कम होना। साइटो का मतलब होता है सेल, तो साइटो मीन्स सेल, पेनिया मीन्स रिड्यूस होना, कम होना। तो साइटोपेनिया टर्म आप कब यूज़ करोगे, ये जो कंडीशन है ये टर्म आप कब यूज़ करोगे, जब ब्लड में आपका जो ब्लड सेल्स होते हैं इसका नंबर अगर कम होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, साइटोपेनिया। उसके बाद में हिपैटो, तो ये आपका लीवर के लिए टर्म यूज़ किया जाता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का मतलब क्या, तो अगर लीवर में इन्फेक्शन हुआ है, लीवर में इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेपेटाइटिस। उसके बाद में पैथी, पैथी का मतलब होता है डिसीज़, और न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन्स, है ना। तो न्यूरॉन्स में अगर आपका
न्यूरॉन्स डैमेज हुआ है, वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा है, उसका फंक्शन डिस्टेबलाइज हुआ है, तो अपन क्या बोलेंगे, ऐसे डिसीजेस जिसके कारण आपका न्यूरॉन्स अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसका फंक्शन लॉस हो गया है, तो उसको अपन बोलेंगे न्यूरोपैथी, है ना। उसके बाद में EMIA मिया, तो इसको बोला जाता है कि ऐसी कंडीशन जो ब्लड में डेवलप हुई है, जैसे यूरेमिया, ग्लाइसेमिया, ग्लूकोमिया, ठीक है, बैक्टीरियमिया, सेप्टिसेमिया, ये टर्म अपने पिछले लेक्चर में क्लियर किया था। तो बैक्टीरियमिया का मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ब्लड में होना, वायरेमिया मतलब वायरस का इन्फेक्शन आपके ब्लड में होना, ठीक है। उसके बाद में ITIS मतलब इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो कोलाइटिस, कोलाई का मतलब होता है कोलॉन रीजन, जो इंटेस्टाइन या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है, उसको बोला जाता है कोलॉन। और कोलॉन में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसको बोला जाता है कोलाइटिस, ठीक है। उसके बाद में वैसे ही यहाँ पे अलग अलग टर्म हैं। लाइसिस मतलब डिस्ट्रक्शन, तो हीमोलाइसिस मतलब हीमो मतलब ब्लड या रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल का अगर लाइसिस हो रहा है तो उसको हीमोलाइसिस बोलेंगे। ओमा मतलब ट्यूमर, तो लिम्फोमा मतलब आपके लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कैंसर हुआ है, ट्यूमर डेवलप हुआ है, तो उसको बोलेंगे लिम्फोमा। ओसिस मतलब डिसीज्ड और एबनॉर्मल कंडीशन, तो ल्यूकोसाइटोसिस मतलब हाई नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स का अगर नंबर बढ़ रहा है, बढ़ गया है, तो उसको बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। डर्मा मतलब स्किन, ठीक है, तो डर्मा मतलब होता है स्किन। कीरेटोडर्मा मतलब थिकनिंग ऑफ दी स्किन। तो ये अलग अलग आपके सिंड्रोम हैं, जो अलग अलग साइन एंड सिम्टम जो है इसको कंबाइन करके हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने साइन और सिम्टम्स की अपन ने बात की, ठीक है ना। तो जैसे कोई भी क्लिनिशियन होता है या डॉक्टर होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, जो भी पेशेंट उसके पास में आता है उसको साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पूछता है। बट साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पूछने के बाद हर एक पेशेंट अगर ये बोलेगा कि मुझे खांसी हुआ है, मुझे बुखार आया है, या मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, ठीक है, सिर दर्द हो रहा है, सभी अगर पेशेंट सेम कंडीशंस बताएं, अगर सेम साइन और सिम्टम्स को अगर एक्सप्लेन करते हैं, तो डॉक्टर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सभी को सेम साइन और सिम्टम्स दिख रहे हैं बट इन्फेक्शन इनको अलग अलग हुआ है। तो डॉक्टर हमेशा इस कंडीशन में क्या होता है, कंफ्यूज होता है। तो सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स मतलब बुखार आया, उसके बाद में आपको सर्दी हुई है, खांसी हुई है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना हुआ है। तो ऐसा अगर होता तो सबको डायरेक्ट विदाउट टेस्ट आप क्या करते, विदाउट टेस्ट सबको मेडिसिन बांट देते हैं ना। तो डॉक्टर विदाउट पर्टिकुलर कोविड टेस्ट आपको दवाई लिख के दे देता कोरोना की। बट ऐसा है क्या, नहीं। अगर नॉर्मल अगर इन्फेक्शन होता है, नॉर्मल सर्दी खांसी अगर आपको है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना हुआ है। अगर डॉक्टर को ऐसे लगता है कि इसके साइन एंड सिम्टम्स कोरोना की जैसे दिख रहे हैं, कोविड के जैसे दिख रहे हैं, तो वो आपको टेस्ट करने के लिए बोलता है। तो हम यहाँ पे दो टाइप के टेस्ट करते हैं, एक एंटीजन टेस्ट होती है, एक RT-PCR होती है ना। डॉक्टर मोस्टली RT-PCR ही प्रेफर करता है कि वो, क्योंकि वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। RT-PCR करने के बाद में अगर टेस्ट नेगेटिव आती है, मतलब आपको नॉर्मल इन्वायरमेंटल वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके लिए वो अलग दवाई लिख के आपको दे देगा, अलग प्रिस्क्रिप्शन लिख के आपको दे देगा। बट अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया तो वो आपको कोरोना की ही ट्रीटमेंट देगा, ठीक है। तो क्लिनिकल मस्ट रिले ऑन साइन एंड on asking question about the symptoms, medical history and the patient recent activity to identify a particular disease and potential positive agent, ठीक है। तो जब भी आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर आपको पूछता है। उसके बाद में आप किसी के कांटेक्ट में आए हो क्या, ये आपको पूछा जाता है, या फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है क्या, आप कहाँ पे काम करते हो, किस कंडीशन में काम करते हो, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है ये डॉक्टर पेशेंट को पूछता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर ये सारे इन्फॉर्मेशन पेशेंट को पूछने के बाद में फिर डिसीजन लेता है कि उसको क्या करना है। तो यहाँ पे आपका डॉक्टर जो है ये साइन एंड सिम्टम्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर
डिपेंड होता है कि आपको ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाए, ठीक है ना। तो डायग्नोसिस आपका कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग पैथोजन जो है ये सिमिलर साइन एंड सिम्टम्स कॉज करते हैं। तो सिमिलर साइन एंड सिम्टम्स अगर डेवलप हो रहे हैं, और डेवलप कौन कर रहा है, तो सिमिलर साइन एंड सिम्टम्स आपके डिफरेंट पैथोजेंस या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका डायग्नोसिस करने के लिए यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। जैसे अपन अलग अलग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे डायरिया जो है, ये डायरिया अलग अलग पैथोजन के कारण होता है, अलग अलग पैथोजन के इन्फेक्शन के कारण होता है। तो आपका नेक्स्ट जो है बैक्टीरियल पैथोजन एसोसिएट विद द डायरियल डिसीज। तो डायरिया जो है ये आपका एक सिम्टम है ना। तो डायरिया सिम्टम है, और ये डायरिया किसके कारण होता है, तो हम बोलेंगे डायरिया विब्रियो कॉलेरा के कारण होता है। तो कॉलेरा अगर होता है उस केस में डायरिया होता है। लिचेरिया मोनोसाइटोजेन का इन्फेक्शन होता है तो उस केस में होता है। कैंपिलोबैक्टर जेजुनी के कारण या इंटरोपैथोजेनिक बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल इशर्शिया कोलाई, जिसको हमेशा हम लैब में यूज़ करते हैं या उसके साथ में हमेशा हम प्रैक्टिकल करते हैं ना। तो इशर्शिया कोलाई जो है इसके कारण भी क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो इशर्शिया कोलाई जो इंटरपैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके कारण आपको डायरिया हो सकता है, या फिर बाकी के जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, विब्रियो कॉलेरी हो गया, लिचेरिया मोनोसाइटोजन हो गया, कैंपिलोबैक्टर जेजुनी हो गया, तो ये सब पैथोजन भी डायरियल कंडीशंस डेवलप करने के लिए, डायरिया डिसीज डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस केस में अगर कोई भी पेशेंट को अगर डायरिया हुआ है तो आप ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि उसको कॉलेरा हुआ है या उसको इकोलाई का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वायरल पैथोजन जो है, ये वायरल पैथोजन में अगर अपन एग्जांपल लेते तो वायरल जो डिसीजेस होते हैं, तो वायरल डिसीज़ में भी आपको डायरियल डिसीज देखने को मिलता है। तो नोरोवायरस या रोटावायरस इन्फेक्शन के केस में भी आपको डायरिया होता है, ठीक है ना। तो डायरिया में अलग अलग पैरासिटिक पैथोजन भी है, जैसे जियार्डिया, लैम्ब्लिया, उसके बाद में आपका क्रिप्टोस्पोरोडियम परवम, ये आपके अलग अलग आपके जो पैथोजेंस है या पैरासाइट्स है, ये आपके डायरिया डेवलप करते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिफ़िकल्टी तब बढ़ जाती है जब नॉर्मल फीवर जो है, ये नॉर्मल फीवर भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स या साइन में डेवलप हो जाता है। जैसे फीवर जो है इन केस ऑफ इबोला वायरस, इबोला वायरस में आपका फीवर डेवलप होता है सबसे पहले, और फीवर डेवलप होने के बाद में वहाँ पे आपका इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो हिमोरेजिक ये आपका डिसीज़ है इबोला इन्फेक्शन का। जैसे अपन कोरोना का अगर इन्फेक्शन की अगर अपन बात करते तो सबसे पहले फीवर आया होगा। तो फीवर आना ये नॉर्मल बात है, अगर आपका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन ये चेंज हो गया या जो भी सीज़न है ये चेंज हो गया, तो उस कंडीशन में आपको कोल्ड होता है, कफ होता है, तो फीवर आता है। तो ये आपके नॉर्मल साइन होते हैं आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस के या नॉर्मल फंक्शनल डिस्टेब्लिश के। तो जो भी आपका फीवर अगर आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इबोला का इन्फेक्शन हुआ होगा, बट नॉर्मल अगर फीवर होता है तो डायरेक्ट अपन इबोला का टेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट अपन कोरोना का टेस्ट नहीं करते। बट ये फीवर जो अपनी नॉर्मल साइन अगर कंसिडर कर रहे तो कुछ दिनों के बाद में ये आपका हीमोरेजिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस केस में कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर के और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फीवर इज़ इंडिकेटिव ऑफ मेनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू दी डेडली इबोला हीमोरेजिक फीवर, ठीक है। तो आपका जो फीवर है ये अलग अलग डिसीजेस का एक कॉमन सिम्टम होता है, साइन होता है, और ये अलग अलग इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। बट नंबर ऑफ टाइप ऑफ पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में
some diseases may be asymptomatic or subclinical, meaning they do not present any noticeable sign or symptom. कोई कोई जो आपके डिसीजेस होते हैं ये आपके साइन और सिम्टम्स को डेवलप नहीं करते, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल है आपके पास में हाउस सिम्प्लेक्स वायरस का जो सिम्टम्स को डेवलप नहीं करता। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, तो डिसीज को अगर आपको क्लासिफाई करना है तो डिसीज को हम क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास में एक सिस्टम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, जिसको अपन क्या बोलेंगे ICD। तो डिसीज को हम क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दी WHO। तो यहाँ पे WHO जो है ये अलग अलग कंडीशंस को स्टडी करता है और उसके बाद में डिसीज को क्लासिफाई करता है और मॉनिटर करता है। तो मॉनिटर किसको करता है, ये मॉर्बिडिटी, पर्टिकुलर जो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है या डिसीजेस है तो ये आपके मॉर्बिडिटी को चेक करता है। पर्टिकुलर आपके जो डिसीज डेवलप है पर्टिकुलर एरिया में या डिसीज स्प्रेड हुआ है तो मॉर्बिडिटी रेट को मतलब नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज, उस एरिया में डिसीज के केसेस कितने हैं उसको वो चेक करता है। उसके बाद में आपका ये मोर्टेलिटी को चेक करता है। मोर्टेलिटी का मतलब क्या है, तो नंबर ऑफ डेथ, कितने इंडिविजुअल का डेथ हो रहा है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल इन्फेक्टेड पॉपुलेशन, तो उसको बुलाता है मोर्टेलिटी। तो मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी जो है ये दोनों को आपका जो WHO है ये चेक करता है, ठीक है। उसके बाद में एन इन्फेक्शियस डिसीज इज एनी डिसीज कॉज्ड बाय द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पैथोजन। तो इन्फेक्शियस डिसीज जो है ये, इसको आप इन्फेक्शियस डिसीज आप जो टर्म यूज कर रहे हो, इट इज कॉज्ड बाय डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पैथोजन ऑन दी होस्ट। पैथोजन में भी सेलुलर और असेलुलर। पैथोजन जो है ये आपका सेलुलर भी हो सकता है या फिर असेलुलर हो सकता है। अगर पैथोजन अपन सेलुलर की अगर अपन बात करते तो सेलुलर पैथोजन में आपके पास में एग्जांपल है बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड फंजाई का, ठीक है ना। तो असेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है या असेलुलर पैथोजन जो है इसमें एग्जांपल है वायरसेस, विरियोइड एंड प्रियॉन्स का। तो ये आपके इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो आपके असेलुलर हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कम्युनिकेबल डिसीज़, तो यहाँ पे अपन अलग अलग डिसीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी ICD के हिसाब से हम अलग अलग डिसीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ICD के हिसाब से कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होता है, सम इन्फेक्शियस डिसीज आर कम्युनिकेबल का मतलब क्या, दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। तो ये आपका पर्सन टू पर्सन अगर स्प्रेड हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ये कम्युनिकेबल डिसीज है। मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसमिट हो रहा है आइदर बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैकेनिज्म, ठीक है। डायरेक्ट मतलब आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो, या फिर इनडायरेक्ट का मतलब आप वाटर को पोल्यूट कर रहे हो या कोई तो कोई वेक्टर है जो ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिसीज। कॉन्टेजियस डिसीज का मतलब क्या, तो कॉन्टेजियस डिसीज जो है, कॉन्टेजियस डिसीज मतलब इजीली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उसको अपन बोलेंगे कॉन्टेजियस। तो ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज का ही टाइप है, बट ये आपका इजीली स्प्रेड होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। नॉट ऑल कॉन्टेजियस डिसीजेस आर इक्वली सो, द डिग्री टू विच डिसीज इज कॉन्टेजियस यूजुअली डिपेंड ऑन हाउ पैथोजन इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कॉन्टेजियस जो कॉन्टेजियसनेस जो रहेगा ये डिपेंड करता है कि पैथोजन आपका कितना फास्टली ट्रांसमिट हो रहा है। उसके बाद में मीजल जो है इज हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिसीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज। मतलब ये हाईली कॉन्टेजियस क्यों हो गया, क्योंकि नॉर्मल ये आपका जो कंडीशन है कि अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं
और रेस्पिरेशन में अगर कोई भी वायरस अगर स्प्रेड होता है तो उसको अपन कॉन्टेजियस बोलेंगे। कोई खांस रहा है, कफिंग और स्नीजिंग के टाइम में जो भी ड्रॉपलेट्स बाहर निकल रहे हैं उसके कारण वो स्प्रेड हो रहा है, इसका मतलब वो कॉन्टेजियस है। लेस कॉन्टेजियस अपन क्या बोलेंगे कि अगर किसी को लेजन हुआ है स्किन के ऊपर, उसका स्किन जो है स्किन पूरा डैमेज हो गया है, उसके ऊपर लेजन डेवलप हुए है, वो लेजन जो है उसका पस या जो भी उसका फ्लूइड रहेगा वो जब तक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता तब तक वो आपका स्प्रेड नहीं हो रहा है, वो तब तक ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, उसको हम लेस कम्युनिकेबल बोल सकते हैं। वहाँ पे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे अगर हाई रेट से अगर वो स्प्रेड हो रहा है, इजीली स्प्रेड हो रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे हाईली कॉन्टेजियस कम्युनिकेबल डिसीज। तो इसमें एग्जांपल क्या है, कम्युनिकेबल का मतलब क्या, 1% टू अनदर। कॉन्टेजियस का मतलब क्या है कि इजीली स्प्रेड हो रहा है तो कॉन्टेजियस, बट कॉन्टेजियस कितना है तो डिग्री ऑफ कॉन्टेजियस से डिपेंड करता है कि वो कितना फास्टली स्प्रेड हो रहा है, कितना इजीली स्प्रेड हो रहा है। अगर वो आपका हाईली कॉन्टेजियस है मतलब वो आपका स्नीजिंग, कफिंग या नॉर्मल रेस्पिरेशन से भी वो स्प्रेड हो सकता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ये हाईली कॉन्टेजियस है। उसके बाद में नेक्स्ट गोनोरिया जो है ये कॉन्टेजियस नहीं है जितना आपका मिजल है। तो जो आपका गोनोरिया इन्फेक्शन है इसके लिए सेक्सुअल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। सिफिलिस जो है इसको भी सेक्सुअल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये इसको अपन क्या बोल सकते हैं, जब तक सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होता तब तक गोनोरिया इन्फेक्शन नहीं फैल सकता, ट्रांसमिट नहीं हो सकता ये। तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि ये आपका कॉन्टेजियस नहीं है या फिर ये आपका लेस कॉन्टेजियस है। जितना कॉन्टेजियस मिजल है उतना ये आपका कॉन्टेजियस नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट एट्रोजेनिक डिसीजेस। एट्रोजेनिक डिसीजेस का मतलब क्या, तो एट्रोजेनिक डिसीजेस जो है, एट्रोजेनिक डिसीजेस मतलब डिसीज दैट आर कॉन्ट्रैक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ मेडिकल प्रोसीजर। तो मेडिकल में आप खुद को चेक करने के लिए गए, डॉक्टर के पास में खुद को चेक करने के लिए गए कि आपको पर्टिकुलर इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, और आपको नॉर्मल फीवर आया था, आपको कोई भी बड़ा इन्फेक्शन नहीं हुआ था। जैसे आपको सादा फीवर आया है या फिर बुखार हुआ है तो आप गए डॉक्टर के पास में, वहाँ पे पहले से कोरोना का पेशेंट था और आपको इन्फेक्शन हो गया। आप अगर दवाखाने में नहीं जाते, आप डॉक्टर के पास में नहीं जाते तो आपको शायद कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होता, और उस टाइप के इन्फेक्शन को बोला जाता है एट्रोजेनिक इन्फेक्शन। मतलब मेडिकल में जाने के बाद ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर्स, मतलब जो भी डॉक्टर आपको चेक कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, उस केस में अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो उसको बोला जाता है एट्रोजेनिक। एट्रोजेनिक डिसीजेस कैन अकर आफ्टर प्रोसीजर इन्वॉल्विंग वाउंड ट्रीटमेंट, कैथेटराइजेशन एंड सर्जरी। मतलब कोई भी डॉक्टर कुछ भी आपके साथ में अगर ट्रीटमेंट कर रहा है, तो जैसे अपन ने बोला कि वाउंड का ट्रीटमेंट कर रहा है मतलब बैंडेज आपको बांध रहा है, उसके बाद में आपका सर्जरी हो रहा है, और उस कंडीशन में अगर आपको इन्फेक्शन होता है, उस टाइम में आपको इन्फेक्शन होता है, तो उसको अपन बोलेंगे एट्रोजेनिक डिसीजेस। मतलब जो भी मेडिकल प्रैक्टिसेस है उसके दौरान अगर आपको ये इन्फेक्शन होता है तो उसको अपन बोलेंगे एट्रोजेनिक इन्फेक्शन और डिसीजेस। उसके बाद में नोजोकोमियल डिसीजेस। नोजोकोमल डिसीजेस का मतलब क्या, तो नोजोकोमल डिसीजेस मतलब डिसीज अक्वायर्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग, मतलब हॉस्पिटल में जाने के बाद में हो रहा है। एट्रोजेनिक एंड नोजोकोमल में डिफरेंस क्या है, एट्रोजेनिक मतलब डॉक्टर आपको आपके साथ में कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहा है, जैसे अपन बोले कुछ भी प्रोसीजर कर रहा है, जैसे अपन बोलेंगे वो सर्जरी कर रहा है, उसके दौरान अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, डिसीज डेवलप हुआ है, तो उसको अपन एट्रोजेनिक बोलेंगे। बट नोजोकोमल मतलब आप डॉक्टर के पास में गए, आप हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो गया, तो उसको बोलेंगे अपन नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो ये हॉस्पिटल से अपन अक्वायर्ड करते हैं। तो नोजोकोमियल डिसीजेज जो है इसके लिए अलग अलग फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फर्स्ट है मिनी हॉस्पिटल पेशेंट हैव वीकेंड इम्यून सिस्टम मेकिंग देम मोर ससेप्टेबल टू द इन्फेक्शन। तो कुछ पेशेंट जो है इनका इम्यून सिस्टम पहले से ही क्या होता है, डाउन होता है, वीक होता है, और ये पहले से ही आपका इम्यून सिस्टम अगर वीक है और हॉस्पिटल में जाने के बाद में अगर आपको और ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि ये आपका नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, नोजोकोमियल डिसीज़ है, और ये आपका फर्स्ट कॉज हो सकता है। ठीक है, सेकेंड कॉज क्या रहेगा, तो
तो सेकेंड कि पेशेंट जो है, पेशेंट आपका कुछ पैथोजन को हॉस्पिटल में खुद के साथ में ला रहा है, और उसके बाद में कुछ पैथोजन जो है ये ट्रांसमिट हो रहे हैं बाय दी ड्यूरिंग दी मेडिकल प्रोसीजर्स। तो आप बेड पे अगर वहाँ पे आप आराम कर रहे हो तो उस केस में आपका वो इन्फेक्शन क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, वो पैथोजन आपका ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये जो भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो तो उसके कारण अगर होता है, आप पर्टिकुलर इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, पैथोजन ट्रांसमिट होता है, उसको ये आपका सेकेंड रीजन हो सकता है। उसके बाद में आपका थर्ड कॉज क्या हो सकता है, तो हाँ, the prevalence of antibiotics in hospital setting can select for drug resistant bacteria that can cause very serious infection that are difficult to treat। ठीक है ना। तो हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि डॉक्टर हमेशा एंटीबायोटिक के कांटेक्ट में होता है, डॉक्टर हमेशा एंटीबायोटिक यूज़ करता है, प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देता है। आपके हॉस्पिटल में अगर वहाँ पे पैथोजन जो भी आपके वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो अगर ड्रग रेजिस्टेंस अगर बैक्टीरिया होंगे और उसका इन्फेक्शन अगर आपको होता है तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसका एग्जांपल हमारे पास में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। ठीक है। कुछ केसेस में डिसीज जो है ये एनिमल से ह्यूमन को ट्रांसमिट होते हैं, और ये टर्म को हमने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। तो एनिमल से अगर ह्यूमन को ट्रांसमिट हो रहा है टर्म, तो उसको बोला जाता है जूनोटिक डिसीज, या उसको अपन जूनोसिस बोलेंगे। ठीक है। तो डिसीज़ को क्या बोलेंगे, जूनोटिक डिसीजेस। और यहाँ पे आपका एग्जांपल है जूनोटिक डिसीजेस का रैबीज। ठीक है, जो एनिमल से आपके ह्यूमन को होता है। तो यहाँ पे अलग अलग जूनोटिक डिसीज़ के एग्जांपल है, जैसे येलो फीवर जो है ये मॉस्किटो बाइट के कारण होता है, और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो टिक जो है इसके कारण ये ट्रांसमिट करता है। तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी जो है ये भी आपका एक कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है इसका एग्जांपल है। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू दी communicable infectious disease, non-communicable infectious disease is not spread from one person to another। तो जो आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है ये 1% टू अनदर पर्सन आपका ये ट्रांसमिट नहीं होता, उसको अपन बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। और इसका एग्जांपल हमारे पास में टिटेनस, मतलब ये आपका डेवलप करता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। तो टिटेनस इज कॉज्ड बाय द क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, और ये आपका जो बैक्टीरिया है ये इंडोस्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है ना। तो ये इंडोस्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, और ये सॉइल में आपका लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है, नंबर ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है। जो आपका नॉन कम्युनिकेबल होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन नहीं ट्रांसमिट हो रहा है, ये आपका सॉइल से या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव है उससे ये आपका क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। हाँ, the disease is typically only transmitted through the contact with the skin wound. It cannot be passed from the infected person to another person। जैसे मैंने बोला, लेजन अगर हुआ है किसी को, अगर वो आपका लेजन का फ्लूइड अगर कोई नॉर्मल होस्ट, हेल्दी होस्ट के कांटेक्ट में आता है तो उसको अगर लेजन डेवलप हो सकता है। ठीक है। वो डायरेक्ट आपका पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता जब तक इंटीमेट कांटेक्ट ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉन इन्फेक्शियस जो डिसीजेस है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, इसमें अपन ने टिटेनस का एक एग्जांपल पढ़ा है। तो बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ का, जिसमें अपन जेनेटिक डिसीजेस पढ़ेंगे, तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टेजेस ऑफ डिसीज़ को भी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।